नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और दोस्त सुशील कुमार एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। आज एसीआई के इस एक और वेबिनार के साथ हम उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के चैप्टर 3 पर। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि चैप्टर 3 कहता क्या है। चैप्टर 3 का जो मीनिंग है, उसका मतलब है एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। अर्थात यह अध्याय हमें यह बताता है, या इस अध्याय के अंदर यह लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को जब वह अपने बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत एनरोल होने जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा और वह कैसे एनरोलमेंट होगा। तो सर्वप्रथम मैं आप अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि एज पर दिस एक्ट जो कैटेगराइज किया गया है वकीलों को, वो दो तरह की कैटेगरी है। एक है सीनियर एडवोकेट और एक है एडवोकेट। तो जब सीनियर एडवोकेट की बात की जाती है तो सीनियर एडवोकेट वह एडवोकेट होते हैं जो डेजिग्नेटेड एडवोकेट होते हैं एज सीनियर एडवोकेट बाय द एनी हाई कोर्ट और बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक एप्लीकेशन है जिसको जमा किया जाता है टाइम टू टाइम पे, और उसकी कंडीशंस को फुलफिल करके देन बोथ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट, और यह भी हो सकता है वो कोई हाई कोर्ट हो, वह यह डिसाइड करती हैं कि क्या वह सीनियर एडवोकेट होंगे या नहीं होंगे। माफी चाहता हूं मैं थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए। इस दौरान अब हम आगे जो इस एक्ट के अंदर जो बताया गया है वही बताया गया है कि जो बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, वह मेंटेन करेगी, मतलब संजो के रखेगी या उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी फॉर रोल्ड एडवोकेट्स। मतलब कि जो भी वकील उनके स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत एनरोलमेंट उनका हुआ है, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। इसके बाद यह कहा देखा जाता है कि जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार कोई भी वकील, जो वकील साहिबा हैं जो किसी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल हुए हैं, तो यह कंडीशन है कि वह सिर्फ एक, मतलब हमारे देश की किसी भी एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत ही एनरोल हो सकते हैं। वो एक से अधिक बार काउंसिल के साथ एनरोल नहीं हो सकते। और यदि किसी व्यक्ति को या किसी वकील साहिब को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो कि ऑल जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत वो एक एप्लीकेशन देंगे और उसके उपरांत उस एप्लीकेशन पे सुनवाई करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको उस स्टेट में जहां पर वो जाना चाहते हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मैं फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, जो उनका जो एक फॉर्म है उस फॉर्म की कंडीशन को फिल करना है, उसके अंदर जो मेंशन है सारे कॉलम्स भरने हैं, जो अटैचमेंट उनको चाहिए वो सब संलग्न करनी है उसके साथ, और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको ये डिसाइड करेगी कि क्या वह इस एनरोलमेंट, इस बार से दूसरी जगह में अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर करा सकते हैं। यह भी बार काउंसिल जब किसी वकील साहब को उनकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद जब उन्हें एनरोल कर लिया जाता है स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत, तो यह उनका अधिकार है और यह कर्तव्य है बार काउंसिल ऑफ स्टेट का कि वह उनको उनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर की उनके बारे में डिटेल्स होंगी और उनकी जो एनरोलमेंट नंबर है और एनरोलमेंट डेट जिससे उनकी लाइसेंस की जो अधिकार जो उनको प्राप्त होते हैं लाइसेंस के, वो उस दिन से वह शुरू हो जाता है जिस दिन वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत एनरोल होते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि डिस्प्यूट यदि किसी अधिवक्ता को यह डिस्प्यूट है कि क्या वह
वो किसी भी प्रकार का हो सकता है कि वकील बनने के बाद, अधिवक्ता बनने के बाद, बार काउंसिल ऑफ स्टेट में अपना एनरोलमेंट कराने के बाद यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट के ऊपर स्टेट बार काउंसिल अपना ध्यान रखेगी उसका, और उसके ऊपर देखेगी कि वह क्या डिस्प्यूट है, और उसके बाद वह अपना डिसीजन लेगी कि क्या उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जब हम देखते हैं तो कौन व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत अपना एनरोलमेंट करा सकता है। सर्वप्रथम जो उनकी कंडीशन है वो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके उपरांत उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके उपरांत यदि वह किसी ऐसे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी की डिग्री, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी की जो डिग्री है वह प्राप्त करते हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है। उसके उपरांत एक, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ उसे भर के जब वो अपने फॉर्म को अपने हाथों से भर के और उसकी कंडीशंस जो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो मांगते हैं, जब वो देंगे तो उसके बाद बार काउंसिल ऑफ स्टेट उनको एनरोल करेगी। एक बात मैं आप सभी साथियों को और बताना चाहूंगा कि जब एनरोलमेंट का फॉर्म, तो फॉर्म जो हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या उनको देते हैं, तो उसके उसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की और बार काउंसिल ऑफ स्टेट की, अपनी उनकी अलग अलग फीस है, जिसका स्ट्रक्चर जब आप एनरोल होते हैं वहां पर बताया जाता है कि कितने पैसे किसके हैं और किस फॉर्म में देने हैं। तो वह पैसे आपको जरूर देने होंगे, अन्यथा आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। डिसक्वालिफिकेशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑथराइज यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज है, वहां से अगर पास आउट होके आते हैं तो वो वकील बन ही जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब डिसक्वालिफिकेशन मतलब कि ऐसे भी तथ्य हैं, ऐसे भी आधार हैं और ऐसी भी कंडीशन है जिसके आधार पर उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वह कंडीशन क्या होंगी कि कोई भी व्यक्ति जो अपना बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत अपना एनरोलमेंट कराना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, यदि वह किसी ऐसे ऑफेंस, ऐसी धारा के अंतर्गत दोषी सिद्ध दिया जा चुका है जो कि अनटचेबिलिटी के अंतर्गत है, ऐसे व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत एज ए एडवोकेट एनरोल नहीं किया जाएगा। यदि वह किसी भी ऐसे ऑफेंस मतलब धारा के तहत या फिर ऐसे जुर्म के तहत उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको सजा दी गई है जो कि मॉरल ट्रिब्यूट को बताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट डिस्क्वालीफाई कर देगी, उनको एनरोल नहीं करेगी। और यदि कोई ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत एज ए एडवोकेट अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, एनरोल हो जाते हैं, तो उनको हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाया भी जा सकता है अगर उनके जो कार्य हैं वो ऐसे नहीं हैं जो कि कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते बार काउंसिल ऑफ स्टेट की, तो उनको हटाया भी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। और फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स का फाइनल डिसीजन होगा कि उसके ऊपर क्या किया जाएगा। उसके बाद ये आता है कि कौन व्यक्ति और कहां पर अपना एनरोलमेंट करा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी रहते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो कि इस एक्ट के तहत जिनको स्टैब्लिश किया गया है, जो बनाई गई हैं, उनके अंतर्गत आप अपने एनरोलमेंट को करा सकते हैं, वहां से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई में या महाराष्ट्र में नहीं करा सकते या फिर यूपी में नहीं करा सकते, आप कहीं भी करा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपने सभी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है, वह खत्म हो चुका है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो मेरा अपने सभी साथियों से यह अनुरोध रहेगा और मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा अपने वेबिनार को खत्म करने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी किसी का कोई प्रश्न है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार। गुड नाइट।